हेलो डियर अध्यापकों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस पर। मेरा नाम प्रकट श्रीवास्तव और आज मैं, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था कि संडे से आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर के पेपर आप सभी को सॉल्व कराऊंगा, जिसमें 2011 से लेकर के 2020 तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं वो पेपर मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। अगर मैं पेपर की बात करूं तो आप सभी को पता है कि पेपर 2 होते हैं हमारे। एक पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है। जो पेपर फर्स्ट होता है वो 1 to 5th के लिए होता है और मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। जो पेपर सेकंड होता है वो 6 to 8th बच्चों के लिए होता है और वो सेकंड शिफ्ट में होता है, इवनिंग शिफ्ट में होता है। ठीक है, तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो हमारा जून 2011 का पेपर है। 2011 के सेट को आज हम सॉल्व कर रहे हैं और 2011 के सेट की अगर हम बात करें तो मैं आपको मैथ्स का पार्ट होता है वो सॉल्व कराने जा रहा हूँ। मैथ्स के पार्ट में आप सभी को पता है कि टोटल मैथ्स 30 नंबर की आती है। 30 नंबर में से 15 नंबर आपके मैथ्स के कंटेंट के होते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और परसेंटेज, नंबर सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं। और जो 15 नंबर होता है वो पेडालॉजी का सेक्शन होता है। तो पेडालॉजी का सेक्शन भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। मतलब टोटल मैं 30 क्वेश्चन आज आपको कराने वाला हूँ जो कि 2011 के सेट में आए हुए हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पर आपको एक साइड में क्वेश्चन दिखता रहेगा और एक साइड में मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा। जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो आप हमारे चैनल में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ में चैनल पे मेरे चैनल पर व्हाट्सएप नंबर भी मेरा अवेलेबल है, आप वहां पर भी मुझे बता सकते हैं। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा? देखिए, मैंने आपको बता देता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में, डाइस के बारे में। डाइस 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंपल डाइस, दूसरा होता है स्टैंडर्ड। मतलब एक साधारण पासा होता है, दूसरा होता है मानक पासा। तो जो साधारण पासा होता है उसके दोनों विपरीत फलकों का योगफल 7 नहीं होता, और या फिर उसमें या फिर उसमें सिंबल्स का प्रयोग होता है, मतलब चिन्हों का प्रयोग होता है, या फिर अल्फाबेट का प्रयोग होता है। जबकि जो मानक पासा होता है उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है, उसकी दोनों विपरीत फलकों का योगफल 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही कह रहा है कि दोनों का योगफल, अब विपरीत फल के हैं जो, उनका योगफल 7 होना चाहिए। अगर हम बात करें अपने पासे की क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सेकंड की, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है। और यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखा है 3, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। तो जो ये पासा है इसको हम चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। देखिए, अगर किसी स्ट्रेट लाइन की बात करें, जैसे आपकी दिख रही है पूरी स्ट्रेट लाइन है, अगर कभी स्ट्रेट लाइन की बात करें तो एक को छोड़ करके एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमको 3 का अपोजिट यहाँ पर चाहिए हो, तो 3 का अपोजिट अगर हमें चाहिए तो नेक्स्ट नंबर को हमें ड्रॉप करना होगा, मतलब 1 को हमें ड्रॉप कर देना है। फिर आया क्या? 4, मतलब 3 का अपोजिट क्या हो गया? 4 हो गया। सेम इस तरह से अगर हमें 1 का अपोजिट चाहिए हो तो क्या करेंगे? हम नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप करेंगे, मतलब 4 को ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हमें 2 का अपोजिट चाहिए तो भी नेक्स्ट नंबर को हमें ड्रॉप करना होगा, मतलब 1 को ड्रॉप करना होगा, और 2 का अपोजिट क्या हो गया? 5 हो गया। अब अगर हम देखें तो इनके सभी विपरीत फलकों का योगफल कितना हो गया? 7 हो गया। 4 और 3 मिलकर 7 होता है, 6 मिलकर 7 होता है, 2 5 मिलकर 7 होता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही बना हुआ है, जो कि क्वेश्चन में हमें कहा गया है। अगर इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पेडालॉजी क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गणित करने की युक्ति। याद रखिएगा, लिख रहा है गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना। सवाल हल करना आपसे पूछ रहा है क्या है? अनुमान लगाना। क्या सवाल हल करने में आप अनुमान लगाते हैं? नहीं। व्यापक? नहीं। हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना। देखिए, हल पर पहुंचने के लिए हम संकेतों का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे कि अभी इस हल को हमने किया तो देखिए कुछ संकेतों का प्रयोग किया, लेकिन सभी संकेतों, केवल संकेतों के माध्यम से, केवल संकेतों के माध्यम से क्या हम हल निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, लिखा हुआ है क्रियाकलाप पर आधारित उपगम। तो देखिए, जब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमने क्या किया? क्रियाकलाप की। ठीक है, मैंने आपको उसको बनाया पहले, फिर मैंने आपको समझाया, फिर मैंने उसका आंसर बताया। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? क्रियाकलाप की। तो जो दूसरा आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है सवाल हल करना, तो वो क्रियाकलाप पर आधारित होगा, मतलब दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला ऑप्शन दे रखा है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। अभी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना।
ऑप्शन सी लिखा हुआ है 2D आकारों को छांटना। ऑप्शन डी लिखा हुआ है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप क्या करेंगे, उन 2D आकारों को क्या करेंगे, छांटेंगे। मतलब सबसे पहले ऑप्शन आएगा सी। अगर ऑप्शन नंबर सी की सबसे पहले आएगा तो अगर देखें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, तो उसमें दोनों में स्टार्टिंग में सी आ रहा है। अब सी के बाद क्या आना चाहिए ये देखते हैं। सी के बाद अगर हम बात करें तो 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। सबसे पहले हम छांटेंगे, फिर क्या करेंगे, उनका मिलान करेंगे, उनके भुजाओं और शीर्षों का। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, मतलब सी के बाद आने वाला ऑप्शन होगा ए। अब अगर देखें तो सी के बाद ए आ रहा है कहां पर, ऑप्शन नंबर ए में। तो जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मतलब इसका जो राइट क्रम होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले हम 2D आकारों को छांटेंगे, फिर 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे, फिर विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करेंगे, और सबसे लास्ट में 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। क्योंकि सहज बुद्धि से मतलब अच्छी बुद्धि से उसका वर्णन तभी किया जा सकता है जब उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता हो गया हो। तो सबसे लास्ट में हम उसका वर्णन करेंगे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सही हुआ ए। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो लिखा हुआ है गणित में निदानात्मक परीक्षण। सबसे पहले आप समझिए निदानात्मक परीक्षण होता क्या है। देखिए उसके नाम से ही पता चल रहा है निदान। निदान का मतलब क्या, किसी भी समस्या का बोलते हैं निदान करो। निदान का मतलब उसे दूर करो, ठीक है। तो पहले समस्या आनी तो चाहिए तभी तो उसको हम निदान करेंगे। तो बोल रहा है गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है क्या, सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, नहीं। दूसरा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सबसे पहले हम बच्चों की समझ जो है उसमें जो रिक्तियां रह गई हैं, उसमें जो कमियां रह गई हैं, सबसे पहले हम उन कमियों को जानेंगे, उसके बाद उसे हम क्या करेंगे, उसका हम निदान करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तो लिखा है जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि मतलब राजन का अभी यही नहीं पता है राजन को कि प्रश्न में जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना है, अर्थात उसे संक्रियाओं का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो लिखा हुआ है राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, नहीं ऐसा गलत है। दूसरा लिखा हुआ है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, गलत। राजा को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ये भी गलत है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो जो 5वां ऑप्शन लिखा हुआ है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, यही बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करो। तो देखिए अगर कभी विकर्ण आपको दे रखे हो और आपको उसकी भुजा निकालनी हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक भुजा बराबर एक फॉर्मूला होता है, भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट में d1/d2। फॉर्मूला होता है इसका d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर। अगर यहाँ पर हम वैल्यू रखना चाहें तो क्या आ जाएगा 1/2। अगर अंडर रूट की बात करें तो d1 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा। सेम इस तरह से अगर हम देखें दूसरे का स्क्वायर करें 36 ये हो जाएगा। अगर दूसरे का स्क्वायर करें तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। 36 और 64 जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 100 होगा तो वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। 2 से अगर हम 10 को काटे तो कितनी बार जाएगा ये 5 बार जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारी भुजा निकल के आ गई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 5। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होती है तो 4 × 5 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब अगर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है ऑप्शन नंबर सी पर, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लिखा हुआ है क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक शुरुआत कर सकता है। पहला ऑप्शन है भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। दूसरा है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तीसरा ऑप्शन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाने और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। चौथा है इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक बात आपको याद रखनी होगी, दो चीज आप याद रखिए कि अगर एक गणित का अच्छा टीचर है तो वो संबंध बनाना आपको बताएगा। किन्हीं भी दो प्रश्नों के मध्य आपको रिलेशन बताना बताएगा, कैसे इसमें रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है हमेशा कि जो हमारा बच्चा है, जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, वो या तो 1 to 5th का है, मतलब अभी बच्चा छोटा है, या फिर 6 to 8 का है, वो भी बच्चा अभी छोटा है। तो उसके लिए हम अगर 1 to 5th के खासकर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर हमें वातावरण से संबंधित एग्जाम्पल देने होंगे। अगर वातावरण से संबंधित या उसके आसपास पड़ोस से संबंधित उसको हम एग्जाम्पल देंगे तो वो बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी ग्रहण
कर लेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक, ये सभी अगर देखें तो बच्चे के पास ही होगी। हथेली उसके पास होगी, पत्ता भी उसने देखा होगा, पेंसिल भी उसने देखी होगी, नोटबुक भी उसने देखी होगी। आज विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति का क्षेत्रफल की तुलना करना। मैंने पहले ही बताया कि टीचर को तुलना करना पता होना चाहिए और बताना चाहिए बच्चों को, और उस वातावरण के आसपास की वस्तुओं से उसे संबंधित चीजें बतानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। देखिए मैंने पहले ही बताया आपको कि जो बच्चा है आपका वो 1 to 5th का है, मतलब बहुत छोटा है, उसे आप सूत्र याद नहीं करा सकते। तो बोल रहा है कौन सा पालन नहीं करता, तो जो पहला वाला ऑप्शन है वही है बिल्कुल जो पालन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बताया गया निर्धारित सूत्र बताना है, बच्चे को याद कराना है, ठीक है, जबकि वो हम नहीं करा सकते। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है एक शिक्षक कक्षा से 1/8 निरूपण करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में कौन सा निरूपण गलत है। बोल रहा है कितना निरूपण करना है, 1/8 करना है, मतलब टोटल कितने पार्ट होने चाहिए, टोटल पार्ट होने चाहिए 8, उसमें से निरूपण कितना करना है 1, मतलब टोटल जो हमारे फिगर्स बने हुए हैं, जो चित्र बने हुए हैं, उनमें 8 पार्ट होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 8 पार्ट हैं और 1 निरूपण कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी में भी 8 पार्ट है, 1 निरूपण कर रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें पार्टों की संख्या कम है। उसमें अगर देखें तो 3 3 6 और 1 7, मतलब कि पार्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी पर 7 ही पार्ट हैं, जबकि टोटल हमें पार्टों की संख्या कितनी चाहिए थी, 8 चाहिए थे, इसलिए 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो लिखा हुआ है 407928 407928। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है इसे क्या पढ़ा जाएगा, 407928 को क्या पढ़ा जाएगा। तो अगर 407928 को देखें तो यहाँ पर हम देखें तो इकाई ये है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000, लाख है, मतलब 4,07,928। 4,07,928 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की इसी तरह से बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला जो ऑप्शन आपका लिखा हुआ है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। चौथा है शिक्षार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेगा, ठीक है, मतलब 11 नंबर सबसे पहले सी आएगा। अब सी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है, तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक बार इसे पढ़ते हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेगा। फिर क्या करेगा, वह अमानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा किस इकाई का हमें प्रयोग करना है। फिर वो क्या करेगा, मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, फिर उसे बताया जाएगा कि नहीं ऐसे ऐसे मापेंगे, तो वो मानक इकाइयों का प्रयोग करने लगेगा। और फिर सबसे लास्ट में क्या करेगा, वो मानक और अमानक इकाइयों के बीच के संबंध को समझेगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी समझेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, 4 + 3, अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 + 3 = 4 + 5 + 6। अगर एक और इसके साथ हम लिख दें तो लिखा हुआ है 5 + 4 = 5 + 6 + 7 + 8। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वही नंबर यहाँ पर कॉपी हो रहा है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 5 था तो 5 कॉपी हुआ, ठीक है। और फिर 3 क्या है, ये जितने नंबर यहाँ पर लिखे हुए उतने नंबर यहाँ पर लिखे, 1 2 3, यहाँ पर 4 है तो 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है n+8 की वैल्यू फाइंड करो, मतलब n+8 क्या होगा। तो देखिए अगर हम n+8 की वैल्यू फाइंड करें तो सबसे पहले क्या आएगा, n+8 में सबसे पहले आएगा क्या, n आएगा, ठीक है। अगर n+8 की बात करें सबसे पहले n आएगा, फिर क्या आएगा, फिर आएगा n+1, फिर आएगा 8 टर्म, क्योंकि n से स्टार्ट होगा और 8 टर्म लिखने, 8 पद लिखने हैं, तो आ जाएगा n+2, फिर कितना आ जाएगा n+3 आएगा, फिर कितना आएगा n+4 आएगा, फिर कितना आएगा, इसी तरह से n+5 हो जाएगा, फिर n+6 हो जाएगा, फिर n+7 हो जाएगा। अगर देखें तो 8 पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला है इन सभी को जोड़ दो, तो अगर n की बात करें कितनी बार आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 बार n आया होगा तो 8 n हो गया प्लस।
अगर बाकी हम वैल्यूज को अचर पदों को जोड़ें तो 7 6 मिलकर 13, 13 5 मिलकर 18, 18 4 मिलकर 22, 22 3 मिलकर 25, 25 2 27, 27 1 मिलकर 28। मतलब जो आंसर सही होगा वो 8n + 28 सही होगा। अब 8n + 28 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो लिखा हुआ है बच्चों के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने और समझने कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। स्रोत गणित के जादू सेकंड एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षा की सहायता करते हैं कि चर्चा, पहला ऑप्शन है चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों को कक्षा में स्थान देती हैं। दूसरा ऑप्शन है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ। देखिए सर्वश्रेष्ठ तो अच्छी युक्ति है आप कह सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती, मतलब बेस्ट नहीं हो सकती। बेटर है लेकिन बेस्ट नहीं है। अगर सी ऑप्शन की बात करें लिखा हुआ है आसपास की चीजों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने शिक्षकों के लिए अनिवार्य है, ये भी गलत है। चौथे ऑप्शन की अगर हम बात करें निर्देशन से संपूर्ण चर्चाएं विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो जो 13 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही होगा। चौथा नंबर, अगर 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें लिखा हुआ है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। आप सभी टीचर्स हैं तो आप सभी को ऐसी चीज पता होना चाहिए, एक अच्छा गणितज्ञ, अगर आप एक अच्छे गणित के टीचर हैं तो क्या इसमें से जरूरी है। सवालों के उत्तर देने में तकनीकी में निपुणता, देखिए निपुणता होनी चाहिए, लेकिन बच्चे को इस निपुणता से आपसे कोई मतलब नहीं, उसे आपको समझाना है। बी नंबर अगर हम बात करें तो अधिकतर सूत्रों को याद करना। देखिए सूत्र हम याद कर सकते हैं लेकिन छोटा बच्चा याद नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें लिखा हुआ है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। देखिए यहाँ पर कंपटीशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से क्वेश्चन को सरल तरह से सॉल्व कर लेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चा जो छोटा बच्चा है उसे आप ये चीज नहीं बता सकते, उसे आप समझाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। मैंने पहले ही बताया कि आपको संबंध बनाना जरूर आना चाहिए अगर आप एक शिक्षक हैं तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें लिखा हुआ है कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है। अगर हम सभी को किलोग्राम और ग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो आम की अगर हम बात करें आम की तो आम कितना है 2 किलो 600 ग्राम है, मतलब टोटल देखें तो कितने ग्राम हो जाएगा 2600 ग्राम हो जाएगा। सेम तरह अगर हम सेब की बात करें तो 1 किलो 450 ग्राम है, मतलब 1450 ग्राम हो जाएगा। अब दोनों के बीच का आपका क्या पूछा है, डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब अंतर पूछ रहा है। अगर हम अंतर की बात करें तो इनमें दोनों में क्या करना है, इनको घटा देना है। तो 0 में आएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पर 10 में 5 जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 आएगा, फिर 2 में 1 जाएगा तो 1, मतलब 1150 ग्राम आ गया। अब ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं वो ग्राम में ना दे करके किलोग्राम में दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे किलोग्राम में। तो 1150 ग्राम को हम लिखेंगे 1 किलोग्राम प्लस 150 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम और 150 ग्राम इसका आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक के पाठों को इस तरह के शीर्षक हैं कबाड़ी वाली, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, परिवर्तन किया गया। ऐसा क्यों किया गया, ये जो परिवर्तन है क्यों किया गया है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, नहीं, कबाड़ बेचने और यात्रा के बारे में जानने के लिए ऐसा नहीं किया गया। दूसरा जो है पाठों में गणितीय विषय वस्तु को अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने हेतु, नहीं, विद्यार्थियों को आप चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं। ऑप्शन नंबर सी अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है उन्हें अलग सा समझाने के लिए, नहीं। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें लिखा हुआ है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा तो बच्चे को पढ़ने में मजा आएगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इस तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो लिखा हुआ है इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर जो परफेक्ट लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी कुछ आपका ऐसे बना हुआ है। कुछ ऐसे आपका ये फिगर बना हुआ है। तो देखिए जब आपका दाम पढ़ना शुरू होगा तो वो कहां से स्टार्ट हुआ होगा, ये समय का है, टाइम का, और ये है हमारा मूल्य मतलब कीमत का, ठीक है। ये ग्राफ कीमत का है, ये हमारा टाइम का है। देखिए जब स्टार्ट हुआ होगा तो कहां से स्टार्ट हुआ होगा, इनिशियली पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा। अब बाकी सभी में आप देखिए कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तो लिखा हुआ है भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है जैसे 3/5 और 3/7 रोहित की प्रतिक्रिया थी, चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि रोहित की अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया है, गलत। दूसरा है रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। तीसरा है रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जाता।
चौथा है रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं। पहला जो बी नंबर ऑप्शन है वो लिखा हुआ है रोहित को भिन्नों की परिणाम की समझ नहीं है, और चौथा जो लिखा हुआ है रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। देखिए यहाँ पर क्योंकि दो भिन्नों के बीच में तुल्यता की बात हो रही है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर यहाँ पर तुल्यता की बात ना हो रही होती तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 18 का डी सही होगा। 19 नंबर हम क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक शुरुआत करता है उसके आसपास की पड़ोस वस्तुओं की भिन्न भिन्न भागों की पहचान कराना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न भिन्नों की में अंश और हर की पहचान करना। तीसरा है संख्या रेखा पर भिन्नों का पता लगाना। चौथा ए बटे बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि आप आस पास पड़ोस के एग्जाम्पल्स बच्चे को देंगे, तो जो ऑप्शन नंबर ए लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा हुआ था। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, माचिस की तीलियों से बने लिखित पैटर्नों की जांच कीजिए, और आपको बताना है कि अगर यही ऐसा ही चरण जारी रहे तो 15वें चरण में 15th जो इसी तरह का फिगर बनेगा, आपसे पूछ रहा है उस 15th फिगर में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए अगर हम बात करें तो पहले फिगर की आप बात करिए जरा। पहले फिगर में अगर हम देखें तो टोटल कितने 4 तीलियों का प्रयोग हुआ है, मतलब चरण पहले में अगर हम देखें तो 4 तीलियों का प्रयोग हुआ है। तो अगर 15वें चरण की बात करें तो 14 तो पूरे ट्रायंगल बने होंगे। अगर 14 पूरे ट्रायंगल बने हुए हैं और एक में 4 तीलियां लग रही हैं तो 14 में कितने लग जाएंगी, 14 गुणित 4 लग जाएंगी। ठीक है, 14 गुणित 4 लग जाएंगे, मतलब 56 तीलियां तो इसमें ऐसे ही लग गई। अब अगर 15वें चरण की बात करें तो उसमें आधा ट्रायंगल और बना होगा। ठीक है, तो उस आधे ट्रायंगल में कितनी तीलियां लगी होंगी, उस आधे ट्रायंगल में अगर बात करें तो 6 तीलियां और लगी होंगी, मतलब 56 और 6 मिलकर कितना 62 तीलियों टोटल प्रयोग हुआ होगा जब हमने 15वें चरण को कंप्लीट किया होगा। अब अगर 62 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है 62, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा हुआ है एक आयत की लंबाई l और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, मतलब बोल रहा है जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कितनी है l है, तो जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी l बटे 2 हो जाएगी। भाई वो कह रहा है जो चौड़ाई हो लंबाई की आधी है। फिर बोल रहा है इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, इसकी जो लंबाई है क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, मतलब l को दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी l/2 ही रहेगी। अब बोला इसका परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b। तो क्या जाएगा 2, l की वैल्यू कितनी है 2l है, प्लस b की वैल्यू कितनी है l/2 है। ये आपको फाइंड करना है। यहाँ पर बटे में 2 इधर एलसीएम ले लेंगे, बटे में 1 आएगा तो 2, इधर कितना आएगा 2 का 2l से मल्टीप्लाई मतलब 4l हो जाएगा, प्लस ये l रहेगा और बटे में कितना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4l और l मिलके कितना l हो जाएगा 5l हो जाएगा। तो अब देखिए 5l की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है, तो 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है समचतुर्भुज आकार पिरामिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही वाला बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, लिखा हुआ है इसके 6 समचतुर्भुज फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। दूसरा लिखा हुआ है इसके 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। तीसरे ऑप्शन की बात लिखा हुआ है एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका समचतुर्भुज आधार होता है। तो जो तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है यही हमारा सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो लिखा हुआ है हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो याद रखिएगा कि अगर कभी 4 अंकों वाली संख्याएं की बात करता है तो आप सीधे आंसर लगाएंगे कितने 9000 ऐसी संख्याएं हैं जो हिंदू अरबी पद्धति में 4 अंकों की हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं और दोनों त्रिभुज में क्या बोल रहा है, एक इकाई का 3/4 है। मतलब कहने का यह है कि एक ट्रायंगल, एक जो आपका वृत्त बना हुआ है वो 3/4 बना हुआ है। बिल्कुल सही बना हुआ है क्योंकि आप देख रहे हो एक वृत्त 3/4 बना हुआ है। तो बोला इसका 1 सही 1/2 क्या होगा, मतलब इसका 1.5 क्या होगा, 1.5 क्या होगा। तो देखिए एक का 1.5 पूछा गया है। अगर ये पहला वृत्त है इसका 1/2 निकालना है, ये दूसरा वृत्त है इसका भी 1 सही 1/2, क्योंकि बोला एक इकाई का है, मतलब एक इकाई का 1 सही 1/2 है तो दूसरी इकाई का भी तो 1 सही 1/2 होगा। मतलब अगर 1 सही 1/2 और 1 सही 1/2 दोनों को जोड़ दे तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 1.5 ये मतलब कितना हो जाएगा 3। मतलब ऑप्शन ऐसा चूज करना है जिसमें टोटल 3 हो। अगर ऐसे ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी पर पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें तो सभी में 3/4 है, 3/4 3/4 3/4 3/4। अगर 3/4 इन सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितना आएगा 3 आएगा। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो पहले वाले ऑप्शन नंबर डी के पहले वाले चित्र और दूसरे वाले चित्र को अगर हम जोड़ दें तो वो 1.5 बन जाएगा, और दूसरे और तीसरे को अगर जोड़ दें तो वो भी 1.5 बन जाएगा। 1.5 और 1.5 कितना
3 बन जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा। 25 नंबर की बात करें, लिखा हुआ है संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा। तो भाई 49,532 किसके पास है, 49,532 50,000 के पास है, तो 50,000 ऑप्शन नंबर ए पर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो क्या है, वो आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, और वहां पे पूछ रहा है कि इनमें से महत्तम संख्या कौन सी है, मतलब बड़ी वाली संख्या आपको बतानी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अगर यहाँ पर हम सभी को सॉल्व करने में, क्योंकि हमें टाइम लगेगा, 2 + 2 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर, पहले हम लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर, दूसरे के अगर हम बात करें तो 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब सीधा 16 आएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा 36। तीसरे की अगर हम बात करें तो 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 8 का स्क्वायर कितना 64 आएगा। चौथे की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है 2 × 2 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 का स्क्वायर कितना 256, मतलब ये ऑप्शन लिखे हुए। तो बोल रहा था सबसे महत्तम कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी 256 सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें 27 के, तो यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है और आपसे नीचे पूछा गया इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली जो बस है वो 7:15 पर निकली है, और पहली जो बस है वो 7:15 पर निकली हुई है, और जो पहुंच रही है वो 12:40 पर। तो 7:15 से लेकर 12:40 तक की अगर हम समय को कैलकुलेट करें, 7:15 से 12:40 ऐसा ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम समय को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर अभी 45 मिनट्स बचे हुए हैं, जो कि 8 बजने में। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ये 8 बज चुका है, ठीक है, 45 मिनट्स हमने ले लिया एक्स्ट्रा और 8 बजा दिया। 8 बजे से 12 बजे के बीच में 4 घंटे ये हो गए, 40 मिनट और हो गए, मतलब 4 घंटे 40 मिनट तो यही हो गए, और प्लस 45 मिनट इधर हमने और छोड़े थे। तो 4 घंटे 40 मिनट और प्लस 45 मिनट अगर हम देखें तो टोटल जो हमारा समय हो जाएगा वो 5 घंटा और 25 मिनट का हो जाएगा। सेम इस तरह अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात, दूसरे क्वेश्चन की बात, दूसरे बस की बात करें, बस नंबर 2 की, तो 12:30 बजे चली है और 6:10 पर पहुंची है। 18:10 का मतलब 6:10, तो 12:30 बजे चली है, 6:10 पर पहुंची है। अगर यहां पर देखें तो कितना समय लगा होगा, इसको लगा होगा 5 घंटे 40 मिनट। और तीसरे बस की अगर हम बात करें तो 4:45, 16:45 का मतलब 4:45 पे चली है और 21:55 पर पहुंची है, मतलब 9:55 पर पहुंची है। तो अगर इसकी समय की बात करें तो ये 5 घंटे 10 मिनट लेगी। तो पहली बस ने लिया हमारा 5 घंटा 25 मिनट, दूसरी बस ने लिया 5 घंटा 40 मिनट, और तीसरी बस ने लिया 5 घंटे 10 मिनट। तो बोला सबसे कम कौन सी लेगी, तो तीसरी जो बस है वो 5 घंटे 10 मिनट का समय लेती है, मतलब सबसे कम समय लेती है। आपसे ही कहा गया था सबसे कम कौन सी बस लेती है, तो बस नंबर जो 3 है वो सबसे कम समय लेती है। जो 27 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी पर बस नंबर 3 लिखा हुआ है, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 की, तो लिखा हुआ है भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात हुई। 1/2, देखिए जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, शिक्षक ने क्या त्रुटि कर दी है। लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/3, मतलब 1/2 प्लस 1/3 बराबर कितना लिखा है इन्होंने लिखा है 2/5। देखिए इन्होंने गलती क्या की, 2 यहाँ पर 2 था, 2 और 3 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो कितना आना चाहिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, और इन्होंने क्या किया है 5 लिख दिया है। मतलब टीचर ने, अध्यापक ने गलती क्या की है, उन्होंने एलसीएम निकालने में गलती कर दी है। चलिए जरा देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। सही है, पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एलसीएम ही गलत किया है, तो उसकी अवधारणा समझने के लिए बच्ची की सहायता करनी चाहिए। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। नहीं, क्योंकि गलत है, तो अभ्यास कैसे कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़े होगी वह समझ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें, प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करें, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए था वही बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ था। तो जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 28, उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट अगर हम 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। मतलब विकास एक कक्षा को गणित पढ़ा रहा है जिसमें 56 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। बोला उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। वह 10 बच्चों की एक छोटी कक्षा का परीक्षा का आयोजन करता है, मतलब 10 बच्चों को एक परीक्षा का आयोजन करता है। वह प्रभावी तरीके से प्रतिपुष्टि देखने के सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। पहला है वह यादृच्छिक रूप से किसी की भी कॉपी का चयन करे और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी में उत्तर प्राप्त करने के लिए विधि पर चर्चा करें। नहीं, अगर आप एक बच्चे की कॉपी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ा रहे हैं किसी क्लास को और किसी एक बच्चे की कॉपी लेकर के आप व्हाइट बोर्ड से उसके कॉपी मर्ज करते हैं, हो सकता है बच्चा वो पढ़ने में अच्छा हो और उसने सब कुछ सही किया हो, तो जरूरी नहीं क्लास के सभी जो बच्चे हैं वो अच्छे ही हों, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। दूसरा जो है वह विद्यार्थियों को एक दूसरे के उत्तरों की जांच करने दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरे की अगर हम बात करें, वह प्रत्येक सवाल को
हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वह स्वयं अपने उत्तरों को जांचे। नहीं, चौथे की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है कि आप पढ़ाने के बाद कक्षा में एक चर्चा का आयोजन कर सकते हैं, जिससे बच्चों को आपस में समझने और चीजों को और ज्यादा समझने में आपने जो पढ़ाया है उसमें मदद मिलेगी। जो चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तरों पर पहुंचे और सही उत्तर पहुंचने की प्रभावी युक्ति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो लिखा हुआ है एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि आकार किसी भी वास्तुकला का अभिन्न हिस्सा होते हैं। और क्योंकि भ्रमण की बात कर रहा है मतलब कहीं घूमने की बात कर रहा है, तो घूमने में क्या है लिखा हुआ है आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों को आपसी संबंध को बढ़ावा देते हैं। तो आप कहीं अगर ऐसी जगह पे घूमने जाते हैं जहाँ पे वास्तुकलाएं हैं तो जनरल सी बात है वहां पर आयत, वर्ग, त्रिभुज और बहुत सारी ऐसी चित्र होते हैं, बहुत सारी ऐसी वास्तुकलाएं होती हैं जो कि बच्चों को समझने में मदद करेंगी। जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर हम बी नंबर ऑप्शन की बात करें लिखा हुआ है उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। तो पाठ्यक्रम पूरा करने का मतलब ये नहीं कि आप घूमने निकल जाएं। ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें लिखा हुआ है वह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार के लिए एक बेहतर अवसर होगा। नहीं, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो क्षेत्र भ्रमण सीबीएसई द्वारा अनुशंसित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। नहीं, ये आवश्यक हैं और अनुशंसित भी किए गए हैं सीबीएसई द्वारा, लेकिन अति आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो दोस्तों आज हमने हल किया आपने क्वेश्चन पेपर 2011 के सीटेट का जो पेपर था उसके मैथ्स का जो पार्ट था उसमें 30 क्वेश्चन थे, जिसमें 15 पेडोलॉजी के थे, 15 मैथ्स के थे। हमने दोनों पार्टों को डिस्कस किया और 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। हो सकता है मेरी स्पीड पढ़ाने में आपको ज़्यादा तेज रही हो, तो आप सभी क्या बता सकते हैं मुझे। अभी फिलहाल आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है, आप मेरी स्पीड को कम करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ कमियां रह गई हैं अभी वीडियो में जो कि हमें नेक्स्ट वीडियो में करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको उसी अकॉर्डिंग जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे की चीज़ें पढ़ाऊंगा। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस 10 साल के पेपर पहले मैं सीटेट के कराऊंगा और फिर अगर टाइम रहा तो मैं आपको टेट के पेपर भी करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपकी क्लास यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक और नेक्स्ट पेपर के साथ जो कि 2012 का होगा। 2012 के पेपर में भी इसी तरह से पढ़ाऊंगा मैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आई होगी आज की क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा तेज रही क्लास, थोड़ा सा स्पीड में रही क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, इसलिए थोड़ा सा तेज रहा। अगर कुछ कमियां हों तो आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताएंगे कमेंट करके इस वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो याद रखिएगा आप हमारा एक ब्लॉग बना हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से हमारे ब्लॉग पे जाइएगा, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर का जो सेट मैंने अभी आपको सॉल्व कराया है इसकी पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।